हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर स्टडी अबाउट बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर एचएपी। हम लोग देखेंगे आज बी फार्मेसी का एचएपी में ह्यूमन एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी में हम लोग देखेंगे आज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट है और यह हमेशा हर एग्जाम में पूछा जाता है। हर बी फार्मेसी एग्जाम के फर्स्ट सेमेस्टर में ये एचएपी के क्वेश्चन हमेशा आ ही जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसका हम लोग क्वेश्चन के साथ आज आंसर भी देखेंगे। इसका आंसर क्या है, तो इसका क्वेश्चन क्या है, पहले राइट ए नोट ऑन सेल साइकिल या माइटोसिस एंड मियोसिस। इसको क्या बोलता है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि राइट ए नोट ऑन सेल साइकिल। इसी में आता है माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है, वो भी हम लोग चेक करेंगे। तो सेल साइकिल पे हम लोग को नोट्स लिखना है। हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि सेल साइकिल का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, किस तरीके से ये वर्क करता है। तो ये एक जनरल स्ट्रक्चर है, 3D में स्ट्रक्चर है। आप लोग देख सकते हैं 3D में स्ट्रक्चर है, तो इस तरीके से ये सेल साइकिल का होता है। और एक और इससे भी आसान है, वो आप लोग को मैं दिखाता हूँ। ये वाला स्ट्रक्चर जो है इससे इजीली होगा समझने में, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, इस वजह से मैं चेंज कर दिया हूँ। तो हम लोग देख सकते हैं, आज देखते हैं स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर अगर बन जाएगा तो एचएपी का मोस्टली जो होता है ये बायोलॉजी में ही आता है। एचएपी ह्यूमन एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी में तो मोस्टली अगर फिगर आप बना दिए, डायग्राम बना दिए, तो आपको 50% मार्क्स मिल जाता है। इसलिए इंपॉर्टेंस हो जाता है, डायग्राम इंपॉर्टेंस हो जाता है। तो हम लोग डायग्राम को पहले समझेंगे कि ये सेल साइकिल में किस तरीका से ये सेल साइकिल वर्क कैसे करता है। सेल साइकिल मीन्स कि सेल जो बॉडी जो बना होता है वो सेल का बना होता है, ठीक है। और सेल किस तरीके से वो फॉर्मेशन होता है, सेल का किस तरीके से किस किस फेज में जाता है। हम लोग सबसे पहले देखें सेल ग्रोथ में जाएंगे। सेल ग्रोथ क्या होता है, तो जीवन फेज इसको बोलते हैं, गैप वन फेज भी बोल सकते हैं इसको, जीवन फेज है इसमें, ठीक है। और जीवन फेज में क्या वर्क होता है, उसके बाद से ये सिंथेसिस फेज है, सिंथेसिस फेज में क्या वर्क होता है, और G2 फेज है, गैप 2 फेज भी इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या क्या वर्क होता है सब हम लोग नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे। पहले ये समझ लेते हैं कि स्ट्रक्चर में कौन सी जगह पे क्या है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें सिंथेसिस, ये एस फेज जो है जिसको सिंथेसिस फेज बोलते हैं, इसमें मोस्टली जो होता है डीएनए का रिप्लिकेशन होता है, और किस तरीके से होता है आगे देखेंगे। उसके बाद से इसमें प्रिपरेशन और फॉर माइटोसिस, G2 फेज में जो होता है वो माइटोसिस होता है। और यह सेल डिवीजन फेज है जिसको एम फेज बोलते हैं, ठीक है, एम फेज बोलते हैं। इसमें भी 4 स्टेप होता है, मतलब एक साइटोकाइनेसिस का लेकर 5 स्टेप है। तो इसमें एक माइटोसिस में जो है, माइटोसिस में 4 प्रोसेस होता है। माइटोसिस एक मियोसिस होता है, एक माइटोसिस होता है। तो माइटोसिस में कितना 4 प्रोसेस होता है। तो 4 प्रोसेस कौन सा इसमें फेज आ जाता है, एक प्रो फेज आ जाता है, एक मेटा फेज आता है, एक एना फेज आ जाता है, एक टेलो फेज आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ इस जगह जो है ये सेल डिवीजन है, सेल डिवीजन के यहाँ पर होता है, इस जगह सेल डिवीजन होता है। और ये इस स्पेस से लेकर यहाँ से लेकर इस जगह तक ये जो है इंटरफेज कहलाता है। ये जो इस जगह यहाँ से यहाँ तक जो है इंटरफेज कहलाता है, इंटरफेज कहलाता है। और यहाँ से यहाँ जो होता है इस जगह से लेकर इस जगह जो है वो सेल डिवीजन का होता है काम। सेल डिवीजन से पहले जो इंटरफेज मतलब बीच का जो फेज होता है उसी को इंटरफेज बोलते हैं। इंटरफेज में क्या क्या वर्क होता है, तो G1 फेज आ जाता है, एस फेज आता है, G2 फेज आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि G1 फेज में क्या होता है, एस फेज में क्या होता है, G2 फेज में क्या होता है, ठीक है दोस्तों। हम लोग आ जाते हैं पहले कि सेल डिवीजन होता है क्या या सेल साइकिल होता है क्या। व्हाट इज सेल साइकिल। हम लोग सबसे पहले तो समझते हैं कि सेल साइकिल क्या होता है। सेल साइकिल से भी समझने से पहले सेल अगर आप लोग नहीं जानते होंगे तो मैं बता देता हूँ कि सेल जो है एक सबसे छोटी यूनिट है बॉडी का। जो हम लोग जान सकते हैं जैसे कि कोई भी घर अगर बनता है तो उसमें जरूरत होता है एक ईंट की। ईंट जो है वो क्या काम करता है, सेल का काम करता है। बहुत सारा ईंट मिलकर क्या बनाता है, वो एक घर स्ट्रक्चर बनाता है, घर का स्ट्रक्चर देता है, एक आकार देता है। तो उसी तरीका से बहुत सारा सेल मिलकर क्या बनाता है, टिश्यू बनाता है। हम लोग बारी बारी करके टिश्यू पढ़ेंगे। टिश्यू से क्या मिलकर बनता है, फिर ऑर्गन बनता है। ऑर्गन से क्या बनता है, एक ऑर्गन सिस्टम बन जाता है जिसको बॉडी हम लोग बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग सेल तो जान ली कि सेल क्या होता है, कुछ सबसे छोटी यूनिट होता है शरीर का, ठीक है। उसके बाद से देख लेते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। द सेल साइकिल इज ए सीरीज ऑफ इवेंट दैट टेक्स प्लेस इन ए सेल। बोल रहा है कि द सेल साइकिल इज ए सीरीज, मतलब एक प्रकार का सीरीज है, जैसे स्टेप बाय स्टेप, वन मतलब 1 हो गया, 2 हो गया, इस तरीके से सीरीज है। ये इवेंट कोई भी इवेंट चलता है तो बोलता है कि ये फर्स्ट इवेंट है, सेकंड इवेंट है। उसी तरीके से यह एक प्रकार का सेल साइकिल जो है या इवेंट चलता रहता है, बार बार होता रहता है यह प्रोसेस, ठीक है। टेक प्लेस इन द सेल लीडिंग टू इट्स डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन। बोल रहा है कि लीडिंग्स मतलब यह लीड करता है क्या करने में, डिवीजन मतलब ग्रोथ करने में, बढ़ने में, और मल्टीप्लीकेशन वो 1 से 2 बनने, 2 से 4 बनने, 4 से 8 बनने के लिए मल्टीप्लीकेशन होता है। मल्टीप्लीकेशन होता है, डिवीजन होता है। इट इज ए क्रूशियल फॉर ग्रोथ टिश्यू रिपेयर। यह सेल जो है क्या हेल्प करता है, एक छोटी यूनिट है जो बहुत सारा सेल मिलकर टिश्यू बनाता है। तो उसी टिश्यू को रिपेयर करने में एक क्रूशियल प्रोसेस यह वर्क करता है, ये ग्रोथ करता है टिश्यू रिपेयर में, एंड रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जानते हैं कि रिप्रोडक्शन के लिए जो कोई भी न्यू बॉर्न बेबी होता है उसको भी अगर डिफरेंट टाइप्स से पार्ट सब है, हार्ट हो गया, क्या बोलते हैं कि किडनी, मेन कोई भी ऑर्गन जो है उसको डेवलप करने के लिए भी टिश्यू की जरूरत होता है। यहाँ तक कि ब्रेन में भी टिश्यू से मिलकर ही बना रहता है ब्रेन भी। तो यह रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग जितने भी ऑर्गेनिज्म है सभी में, यहाँ तक के एनिमल हो गया या ह्यूमन हो गया, सबके इसमें ग्रोथ में यह हेल्प करता है। द सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू द सेवरल फेज। मतलब सेल साइकिल जो है वह अलग अलग फेज में वह डिवाइड हुआ है। हम लोग यहाँ तक समझ गए कि सेल साइकिल होता है क्यों जरूरी है, क्यों। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अलग अलग कौन कौन से स्टेप है, यहाँ देख सकते हैं।
ये डिफरेंट टाइप से स्टेज है। इंटरफेज है, इंटरफोज है। इंटरफेज से पहले इंटरफोज होता है, उसके बाद से इंटरफेज हो गया, मोयोफेज हो गया, मेटाफेज हो गया, टेलोफेज हो गया, एनाफेज हो गया, एनाफेज हो गया। उसके बाद से मोटो फेज हो गया, उसके बाद मेटाफेज आ गया। इससे पहले डिफरेंट मेटाफेज से पहले एक फेज आता है, वो अलग अलग डिस्क्राइब करके बताया गया है। इसमें भी देख सकते हैं यहाँ पर सेल एक साइकिल बनता है जिसमें से अलग अलग स्टेप आया हुआ है। ठीक है, हम लोग अलग अलग स्टेज का डिफरेंट डिफरेंट टाइप से कि किस फेज में कौन सा वर्क होता है हम लोग वो देखते हैं। ठीक है, G1 में कौन सा फेज होता है, G2 में कौन सा फेज आता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, एम फेज में क्या प्रोसेस होता है, आगे हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट वन आ जाता है इंटरफेज। इंटरफेज क्या होता है? दिस इज द लॉन्गेस्ट फेज। यह जो है सेल साइकिल का सबसे लंबा फेज है। ठीक है, एक याद करके रखना है कि इंपॉर्टेंट एक एक पॉइंट अगर आप याद कर लें तो लिखने में आसानी होता है कि बोलना कि दिस इज द लॉन्गेस्ट फेज। या जो है पूरे सेल साइकिल के प्रोसेस का सबसे लॉन्गेस्ट फेज है, सबसे लंबा फेज है। वेयर द सेल प्रिपेयर्स फॉर डिवीजन। जो यहाँ जो सेल प्रिपेयर होता है फॉर डिवीजन के लिए, डिवीजन होने के लिए मतलब मल्टीप्लिकेशन होने के लिए, 1 से 2 बनने के लिए जो यहाँ क्या होता है प्रिपेयर होता है। इट हैज़ 3 सब फेज। इसमें भी इंटरफेज में भी 3 सब फेज है, मतलब इससे इसके अंदर आ जाता है इंटरफेज, जिसको बोलते हैं कि G1 फेज हो गया, S फेज हो गया, G2 फेज हो गया, सब किस में आ जाता है? इंटरफेज में आ जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि इसमें इंटरफेज में क्या आ गया? G1 फेज, जिसको गैप 1 भी बोल सकते हैं, गैप 1 फेज भी बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है? द सेल ग्रोथ एंड सिंथेसाइज्ड प्रोटीन्स नेसेसरी फॉर डीएनए रिप्लिकेशन। आप लोग जानते होंगे कि डीएनए होता है जो किसी भी ह्यूमन के लिए स्ट्रक्चर देने के लिए और ह्यूमन बीइंग की जेनेटिक सपोर्ट के लिए डीएनए जरूरी होता है। तो डीएनए का यहाँ पर रिप्लिकेशन होता है, मतलब डीएनए 1 डीएनए से 2 डीएनए 2 डीएनए बनता है, 2 से 4 बनता है। इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है कि G1 फेज में जो डीएनए का रिप्लिकेशन होता है। और इसमें क्या बोलते हैं कि सिंथेसाइज प्रोटीन भी सिंथेसाइज होता है G1 फेज में। अब बोल सकते हैं कि इसमें इंटर फेज में क्या क्या होता है तो हम लोग इंक्लूड कर लेंगे। और उसके बाद से इसमें G1 फेज में क्या होता है तो एक स्पेसिफिक अगर एग्जाम के पर्पज से भी अगर क्वेश्चन आ गया कि G1 फेज में कौन सा प्रोसेस होता है तो बोल सकते हैं कि मोस्टली जो होता है यहाँ पर सेल ग्रोथ के लिए सिंथेसाइज्ड होता है प्रोटीन्स जो नेसेसरी होता है डीएनए रिप्लिकेशन के लिए। ठीक है, सिंथेसाइज्ड प्रोटीन्स नेसेसरी फॉर डीएनए। उसके बाद हम लोग बोलते हैं एस फेज में हो जाएगा सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस मतलब कोई चीज़ का प्रिपेयर होना, बनना। ठीक है, द सेल रिप्लिकेट्स इट्स डीएनए। सेल जो रिप्लिकेट्स होता है, रिप्लिकेट मतलब बढ़ता है, उस पर रिप्लिकेट बोलते हैं कि जैसे किसी भी एक सेम चीज़ से सेम चीज़ बनना, उसी के जैसा बनना, तो उसी को रिप्लिकेट बोलते हैं। डीएनए रिजल्टिंग इन 2 सेट्स। डीएनए का स्ट्रक्चर आप जान सकते हैं कि हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। आप लोग को दिखा दूं कि डीएनए का स्ट्रक्चर जो किस तरीके से। ठीक है, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, ये हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इस यहाँ से यहाँ का लेंथ माप सकते हैं और यहाँ से यहाँ का डीएनए इसी तरीके से होता है एक स्ट्रक्चर। इसी जैसा अगर कोई दूसरा अगर बन रहा है, इस ऐसे एक बन रहा है, ये बन रहा है, तो इसी का एक रिप्लिकेट हुआ, तो उसी को बोलते हैं रिप्लिकेशन बोलते हैं। बोल रहा है कि 2 सेट्स ऑफ क्रोमोजोम्स। यह क्रोमोजोम्स डीएनए के अंदर क्रोमोजोम्स होता है जो जिसमें अगर ह्यूमंस बीइंग में अगर नॉर्मल ह्यूमंस बीइंग की बात करें तो 46 क्रोमोजोम्स होता है, 23 पेयर्स होते हैं। और सेक्स क्रोमोजोम की बात करें तो 1 पेयर होते हैं, 2 क्रोमोजोम होते हैं। जिसमें मेल में आप जान सकते हैं कि मेल में XY होता है और फीमेल में XX होता है। ये डिसाइड करता है कि किसी भी ह्यूमन का कैरेक्टर्स किस तरीके से होगा, वह या तो नॉर्मल होगा या एबनॉर्मल होगा, तो वो क्रोमोजोम के बेस पे ही वो डिसाइड होता है। ठीक है, उसके बाद से हम लोग इसमें देखते हैं G2 फेज। GS फेज का तो समझिएगा कि इसमें जो रिप्लिकेशन होता है और रिजल्टिंग इन द 2 सेट में क्रोमोजोम में ये डिवाइड हो जाता है, 2 सेट में ही हो जाता है। G2 फेज में हम लोग देखते हैं गैप 2 फेज में द सेल कंटिन्यूज टू ग्रो एंड प्रोड्यूस प्रोटीन्स एंड ऑर्गेनेल्स प्रिपेयरिंग फॉर माइटोसिस। G2 फेज में क्या होता है कि सेल ग्रोथ होता है और प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, और ऑर्गेनेल्स जो है, ऑर्गेनेल्स जो सेल में जो अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनेल्स जो होते हैं, जैसे हो गया राइबोसोम्स हो गया, उसके बाद से क्या बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और ये सब जो अलग अलग ऑर्गेन्स सेल के अंदर भी ये पाए जाते हैं, अलग अलग ऑर्गेन्स। तो उसको डेवलप करने के लिए G2 फेज में वो आना पड़ता है। G2 फेज में आता है तो उसको वो डेवलप होता है, उसके प्रिपेयरिंग के लिए फॉर माइटोसिस होता है। इसमें मेनली अगर याद रखें तो क्या होता है इसमें माइटोसिस, G2 फेज में जो होता है वो माइटोसिस होता है। माइटोसिस के भी अलग अलग प्रोसेस है, उसके अंदर का भी प्रोसेस है, आगे जब पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन अगर एग्जाम के पर्पज से पढ़ लें तो इतना भी ठीक है, सफिशियंट है। और अगर डीपली पढ़ना चाहें तो कमेंट में बताएं, तो मैं डीपली भी मैं पढ़ा दूंगा, चैनल पर अपलोड कर दूंगा, देख सकते हैं आप। तो हम लोग देखते हैं अब माइटोसिस क्या होता है। माइटोसिस आ जाता है जिसमें एम फेज आता है, मेटा फेज इसको बोलते हैं, ये माइटोसिस फेज बोलते हैं, एम फेज। तो माइटोसिस में क्या क्या प्रोसेस होता है, तो माइटोसिस में जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग इंक्लूड करते हैं यहाँ पे। तो पहले हम देखते हैं कि माइटोसिस होता है क्या। तो दिस फेज इन्वॉल्व द एक्चुअल डिवीजन ऑफ द सेल्स। सेल का जो एक्चुअल डिवीजन होता है वो इसी फेज में आकर होता है। जो मेन जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड होता है, मेन स्ट्रक्चर जो यहाँ डेवलप होता है इसी फेज में आता है, माइटोसिस फेज में ही होता है। दिस फेज इज इन्वॉल्व्स द एक्चुअल डिवीजन ऑफ द सेल्स, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। इसमें जो न्यूक्लियस का डेवलप होता है, सेल के अंदर भी न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और साइटोप्लाज्म होता है जो फ्लूइड, उस लिक्विड फ्लूइड रहता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, जो कनेक्ट करने का वन ऑर्गेनल्स टू अदर ऑर्गेनल्स जो कनेक्ट करता है, मैसेज पहुंचाता है या कुछ भी करता है, तो वो साइटोप्लाज्म का ही काम होता है। इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 स्टेज। ये भी माइटोसिस फेज भी है क्या, 4 क्लास में डिवाइडेड हुआ है। इसके अंदर भी सब क्लासेस है, वो भी है, तो हम लोग देखेंगे। इसमें सबसे पहले आता है प्रोफेज आता है। प्रोफेज में क्या बोलता है कि प्रोफेज क्रोमैटिन कंडेंस इनटू विजुअल क्रोमोसोम्स।
क्रोमोसोम्स में इसमें सेल साइकिल होता है, उसमें अलग अलग प्रकार के सेल साइकिल्स अंदर बनते रहते हैं। माइटोसिस का भी बताया था कि मैंने, उसमें प्रोसेस होता है। तो क्रोमैटिड्स जो होता है, क्रोमैटिड जो होता है वो कंडेंस हो जाता है, मतलब एक जगह आ जाता है, अंदर आ जाता है, कंडेंस हो जाता है इनटू विजुअल क्रोमोसोम्स। जो एक जगह आ जाने के बाद से क्या हो जाता है, वो कंडेंस होता है। तो कंडेंस होने के बाद से वो विजुअलाइज हो जाता है, दिखने लगता है, मतलब आंख से दिखने लगता है वो क्रोमोसोम्स। द न्यूक्लियर इन्वॉल्व्स ब्रेक डाउन, उसका जो न्यूक्लियर इन्वॉल्व जो होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। मेटाफेज में क्या होता है कि क्रोमोसोम्स एलिंग एट द सेल इक्वेटोरियल प्लेन, यह इक्वेटोरियल प्लेन पे चला जाता है, मतलब अलग अलग प्लेन दो इस तरीके से हो जाता है, मतलब सेल के अलग अलग पोल पे चला जाता है। मतलब अगर सेल अगर बना देते हैं एक, मतलब गोलाकार मान लीजिए कि सेल है, तो एक तरफ चला जाता है, एक अपोजिट तरफ चला जाता है इसका, वो अलग अलग भाग में बढ़ जाता है, इक्वेटोरियल प्लेन में चला जाता है। उसके बाद से बोलते हैं कि एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, सिस्टर क्रोमैटिड्स आर पुल्ड अपार्ट टू अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल, ये अपोजिट सेल पे पोल पे अलग अलग दोनों डिवाइड हो जाता है, अपोजिट पोल पे चला जाता है, और सेल जो है वो बीच से कंडेंस होने लगता है, वो सिकुड़ने लगता है, सिकुड़ने के बाद से वो अलग अलग दो सेल में डिवीजन हो जाता है। उसके टेलोफेज। टेलोफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम्स डीकंडेंस्ड एंड द न्यूक्लियर इन्वॉल्व्स रिफॉर्म्ड अराउंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। टेलोफेज में जो होता है अलग अलग इसमें पार्ट में डिवाइडेड हो जाता है, अलग पार्ट में, मतलब उसमें एक ही जगह जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन जैसे ये सेल है कंडेंस हो जाता है, ये अलग अलग पार्ट में कंडेंस हो जाता है। इस तरफ से एक सेल हो जाएगा, इस तरफ से एक सेल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद से ये कौन सा इसमें टेलोफेज में हो जाता है। उसके बाद से साइटोकाइनेसिस होता है। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है कि यह जो है साइटोकाइनेसिस में अलग अलग सेल में डिवाइडेड हो जाता है। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है कि दिस इज द फाइनल स्टेप्स वेयर द साइटोप्लाज्म है या फाइनल स्टेप्स है सेल ग्रोथ के, सेल डिवीजन के लिए, अलग अलग टू सेल बनने के लिए या फाइनल स्टेप है साइटोकाइनेसिस। दिस इज द फाइनल स्टेप्स वेयर द साइटोप्लाज्म डिवाइड्स रिजल्टिंग इन टू डॉटर सेल। इसको क्या बोलेंगे, डॉटर सेल बोलेंगे। इसमें दो भाग में बांट गया था, इसको एक अलग डॉटर सेल, ये दो डॉटर सेल बन जाते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं पूरा कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन हम लोग नोट्स में देख लेते हैं कि क्या इसका कंक्लूजन निकला। तो द सेल साइकिल इज टाइटली रेगुलेटेड बाय वेरियस चेक पॉइंट्स। मतलब जैसे कोई भी एक चेक पॉइंट क्या होता है कि अगर वन स्टेट से अगर अनदर स्टेट में जा रहे हैं तो वहाँ एक चेक पॉइंट होता है कि पूरा अगर कोई टेररिस्ट नहीं है, कि कोई मतलब गलत काम करने के लिए तो नहीं जा रहा है यहाँ से वहाँ, तो यह अलग अलग इस पर चेक पॉइंट लगा रहता है, और चेक पॉइंट से चेक करता है कि या तो सेल में कोई खराबी नहीं हो, तो सेल में खराबी हो, चाहे कोई इन्फेक्टेड माइक्रोब्स या इन्फेक्टेड फॉरेजन पार्टिकल कोई उसको इफेक्ट ना पहुंचा दिया हो, वो अगर फिर से अगर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा तो उससे बीमारी हो सकता है, उससे ज़्यादातर कैंसर का भी चांस हो सकता है। इसलिए हर जगह हर स्टेप पे क्या होता है, यहाँ से जीवन फेज से अगर इस फेज में आ गया तो यहाँ पे एक चेक पॉइंट लगा रहता है, अलग अलग जगह पे चेक पॉइंट लगता है, वहाँ से चेक करता है, अगर पूरे ओके रहता है तब आगे प्रोसेस में वह सेल का जो मैकेनिज्म है वहाँ फिर से वहाँ स्टार्ट होता है, अगर नहीं तो वहाँ से उसको कैंसिल कर दिया जाता है। तो इसलिए बोल रहा है कि रेगुलेट वेरियस चेक पॉइंट्स, ठीक, टू इंश्योर प्रॉपर सेल डिवीजन। टू इंश्योर करता है पूरा, मतलब पूरा इंश्योर होता है, पूरा अपने संतुष्ट हो जाता है कि यह सेल डिवीजन के लिए आगे भेजा जाए या नहीं भेजा जाए। एंड प्रिवेंट across सच एज अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ। मतलब अगर कोई इन्फेक्टेड अगर सेल है वो आगे अगर चला गया डिवीजन में, तो वो मेनी टाइप्स ऑफ इन्फेक्टेड सेल वो डिवीजन होते रहेगा। तो इसको इंश्योर करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए चेक पॉइंट रहता है, ठीक है। इससे ज़्यादा चांस हो सकता है कैंसर का, विच कैन लीड टू कैंसर, या अगर अनवांटेड ग्रोथ होने लगेगा सेल का तो वो कैंसर का भी काउज। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। और क्या बोलते हैं, ये जो अभी मैंने नोट्स बनाए प्रोवाइड आपको करवाया है, ये जो टॉपिक पर बनाया है, यह 10 नंबर में एग्जाम में पूछा जाता है। आप इतना अगर लिख दिए पूरे तो आपको 10 नंबर मिल जाएगा, या मोस्टली एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है, और ज़्यादातर एग्जाम में पूछ ही लेता है ये वाला, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छा से लर्न कर लिए तो आपको 10 नंबर ये मिल जाएगा। ओके, थैंक यू। अगर अच्छा वीडियो लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, और शेयर भी कर दें दोस्तों को। ओके, थैंक यू।